Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th December 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about 30 years of PESA and PESA Mahotsav. Important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. So ये जो न्यूज है इसको समझने के लिए हमें समझना होगा अबाउट पेसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। और पेसा को समझने के लिए हमें एक बार क्विकली रिवाइज करना होगा अबाउट फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको अपने बेसिक पॉलिटी की क्लासेस की ये बातें याद होंगी कि फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंसर्ट किया गया है हमारे संविधान में इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। सिक्स शेड्यूल जिसके अंतर्गत ट्राइबल एरियाज बनाए गए हैं और फिर उसके अंतर्गत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए जाते हैं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सिक्स शेड्यूल। वाइल फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत शेड्यूल एरियाज डिक्लेयर किए गए हैं इन 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया। उन शेड्यूल एरियाज के अंतर्गत कुछ पर्टिकुलर एरियाज, अलग अलग स्टेट में कुछ पर्टिकुलर एरियाज को डिफाइन किया गया है शेड्यूल एरियाज अंडर फिफ्थ शेड्यूल। कौन कौन से एरिया जो है शेड्यूल एरियाज कहे जाएंगे अंडर फिफ्थ शेड्यूल, वो डिक्लेयर किया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला एरिया आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का, ये वाला पूरा हिस्सा जो है उसको डिक्लेयर किया गया है शेड्यूल एरिया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल दोनों ही ट्राइबल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत ट्राइबल एरियाज फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत शेड्यूल एरियाज फॉर दीज 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया। सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत जो पावर्स हैं ट्राइबल कम्युनिटीज को वो थोड़े ज्यादा मिलते हैं इन ट्राइबल एरियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, वाइल फिफ्थ शेड्यूल में उतने पावर्स नहीं है। फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत किसी एरिया को अगर शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है तो उसके लिए दो कंडीशन पूरे होने चाहिए उस एरिया के। पहला, प्रीपोंडरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, वहां पे ट्राइबल्स की जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। भारत के 10 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके कुछ कुछ पॉकेट्स को, कुछ कुछ एरियाज को डिक्लेयर किया गया है एज शेड्यूल एरियाज। एक बार अगर किसी स्टेट के अंदर कोई एक एरिया शेड्यूल एरिया डिक्लेयर हो जाता है तो फिर उस स्टेट के लिए अब ये कंपलसरी हो जाता है कि वो स्टेट अपने स्टेट के अंदर एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाए जिसमें कम से कम 20 मेंबर्स होंगे। उन 20 में से 3/4 मेंबर यानी कि 15 मेंबर जो है वो ट्राइबल एमएलएज होंगे फ्रॉम द स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के अंदर कई सारे एरिया जो हैं वो शेड्यूल एरियाज हैं अंडर फिफ्थ शेड्यूल डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब छत्तीसगढ़ की सरकार को अपने स्टेट में बनाना होगा, जो उन्होंने बनाया भी है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसमें कम से कम 20 मेंबर होंगे, जिसमें से 15 मेंबर जो होंगे वो छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली के ट्राइबल एमएलएज होंगे। उसके अलावा एक और नियम है कि जो भी शेड्यूल एरियाज हैं, शेड्यूल एरियाज के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कानून है या पार्लियामेंट का कानून है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जा सकता है इन देयर एप्लीकेशन। जैसे भारत सरकार ने कोई कानून बनाया या मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई कानून बनाया, उन कानूनों में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उसको अप्लाई किया जा सकता है इन द शेड्यूल एरियाज। वो मॉडिफिकेशन क्या होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नर। तो गवर्नर may direct that a particular act of parliament or state legislature shall not apply at all or apply with modification in such schedule areas। ये प्रोविजन इसलिए रखा गया है शेड्यूल एरियाज के लिए ताकि जो ट्राइबल कस्टम है, कल्चर है, उसको प्रिजर्व किया जा सके। बहुत बार ऐसे कानून हैं जो पार्लियामेंट ने बनाए पूरे देश के लिए और वो कानून जो है वो ट्राइबल कस्टम से थोड़ा अलाइन डाइवर्ज हो सकता है। जैसे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड या आसाम के अंदर, वैसे तो आसाम के अंदर ट्राइबल एरिया नहीं है, बट समझाने के लिए मैं बस एग्जांपल ले रहा हूं कि पॉलीगैमी को बैन किया गया, पॉलीगैमी लॉ लाया गया हाल फिलहाल में। अब कई सारे ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर कस्टम है पॉलीगैमी का। अब ये लॉ अगर ट्राइबल्स के ऊपर इम्पोज किया गया फोर्सफुली तो इट में गो अगेंस्ट देयर कस्टम एंड कल्चर। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि जो पार्लियामेंट कानून बनाती है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बनाती है, इफ इट इज एज इट इज इम्पोज्ड इन शेड्यूल एरियाज जहां पे प्रीपोंडरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो फिर वहां पे लोकल लेवल पे कन्फ्लिक्ट हो सकता है बिकॉज दैट लॉ में
डाइवर्ज अवे फ्रॉम द कस्टम एंड कल्चर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। और इसी कारण से ये प्रोविजन रखा गया है फॉर शेड्यूल एरियाज दैट गवर्नर में डायरेक्ट दैट ए पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट अप्लाई और अप्लाई विथ मॉडिफिकेशन इन शेड्यूल एरियाज। तो ये तो बात हो गई शेड्यूल एरियाज की। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब थोड़ा 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करते हैं। आई होप आपको ये भी याद होगा कि 73rd अमेंडमेंट ला करके 1992 में और फिर उसकी मदद से 1993 में 24 अप्रैल को भारत के अंदर लाया गया कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अमेंडमेंट किया गया 1992 में, बट उसकी मदद से जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाए गए वो 1993 में बनाए गए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस लोकल रूरल गवर्नेंस वाली बॉडी है। 3 लेवल पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, ग्राम सभा, ब्लॉक पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अब ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का कॉन्सेप्ट लाया गया वो किसी भी रूरल एरिया में लोकल लेवल पे गवर्नेंस का एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया रूरल एरियाज में। अब बहुत सारे ये जो 5th शेड्यूल एरियाज हैं वो रूरल भी हैं, तो 5th शेड्यूल एरियाज में भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को अप्लाई किया जाना था। बट इस अमेंडमेंट में ही सीधा सीधा लिखा हुआ था कि 5th शेड्यूल एरियाज पे डायरेक्टली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। द 73rd अमेंडमेंट एक्ट डिड नॉट अप्लाई टू शेड्यूल एरियाज ऑटोमेटिकली। इस अमेंडमेंट में ही लिखा गया कि पार्लियामेंट एक अलग से कानून बना करके शेड्यूल एरियाज के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का कॉन्सेप्ट ला सकती है विथ स्लाइट मॉडिफिकेशन। जैसे 73rd अमेंडमेंट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को बनाने की बात की गई है, उससे थोड़ा मॉडिफाई करके अलग तरीके से पार्लियामेंट एक अलग से कानून बना करके इन शेड्यूल एरियाज में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को अप्लाई कर सकती है। और फिर यही हुआ, पार्लियामेंट ने 1996 में एक अलग से कानून बनाया, पेसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, इस कानून की मदद से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट शेड्यूल एरियाज में अप्लाई किया गया। 1996 में एक कानून लाया गया जिसकी मदद से नाउ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वेर अप्लाइड टू दीज शेड्यूल एरियाज एज वेल। तो पंचायती इंस्टीट्यूशंस इन 5th शेड्यूल एरियाज में अप्लाई किए गए विद स्लाइट मॉडिफिकेशन इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट ट्राइबल कस्टम्स एंड ऑटोनॉमी। अब जरा देखते हैं ये जो पेसा कानून है 1996 वाला, जिसके मदद से कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अर्बन रूरल लोकल बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है शेड्यूल एरियाज में लाया गया इस कानून के मदद से, उसमें क्या स्पेशल बातें हैं। तो देखिए 5th शेड्यूल एरिया के अंतर्गत जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं वहां पे जो ग्राम सभा है उसके पास थोड़े ज्यादा पावर होते हैं इन कंपैरिजन विथ एनी नॉर्मल ग्राम सभा। किसी दूसरे रूरल एरिया की जो ग्राम सभा है उसके मुकाबले शेड्यूल एरियाज की जो ग्राम सभा है उसके पास ज्यादा पावर होता है। फॉर एग्जांपल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इस एरिया में अगर कोई फॉरेस्ट एरिया है, मान लीजिए कि ये ग्राम सभा है ऑफ शेड्यूल रीजन, शेड्यूल एरिया, तो वहां पे कुछ ना कुछ फॉरेस्ट भी होगा क्योंकि जनरली ट्राइबल्स फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। अब फॉरेस्ट से कौन कौन सा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट कर सकता है वहां का ट्राइबल कम्युनिटी, वो सब तय करता है ग्राम सभा वहां की। लैंड एक्विजिशन, मान लीजिए कि इस एरिया में कोई रोड बनाना है, भारत सरकार को रेलवे लाइन बिछाना है, तो अब उसके लिए लैंड एक्वायर करने की जरूरत पड़ेगी। लैंड एक्विजिशन करने से पहले ग्राम सभा से परमिशन लेना होगा। तो ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं ग्राम सभा को इन द शेड्यूल एरियाज। ये सब पावर दिए गए हैं अंडर पेसा कानून ऑफ 1996। कस्टमरी लॉ इंटीग्रेशन, तो जो स्टेट पंचायत एक्ट्स होंगे, ये पेसा तो मोटा मोटा कानून है जो पूरे देश के लिए बना दिया गया कि जो भी 10 स्टेट्स हैं जहां पे शेड्यूल एरियाज हैं वहां पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लगाया जाएगा विथ हेल्प ऑफ दिस पेसा लॉ। बट अलग अलग स्टेट्स को भी अलग अलग कानून बनाने की जरूरत थी इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन देयर शेड्यूल एरियाज। तो जो स्टेट लेवल पे पंचायत कानून होगा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को अप्लाई करेगा इन दिस शेड्यूल एरियाज, वो कानून जो है स्टेट लेवल वाला, अलग अलग स्टेट जब अपना अपना कानून बनाएगा इस शेड्यूल एरियाज में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अप्लाई करने के लिए, तो अपने ट्राइबल कम्युनिटीज के कल्चर कस्टम्स को ध्यान में रखते हुए बनाएगा ताकि उनके कल्चर कस्टम्स ट्रेडिशन जो हैं वो ब्रीच ना हो।
क्योंकि ट्राइबल्स का अगर कस्टम कल्चर ट्रेडिशन आप ब्रीच करोगे इन द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो वो रिवोल्ट कर सकते हैं। और ब्रिटिशर्स के टाइम में भी तमाम जो रिवोल्ट आपको देखने को मिले, ट्राइबल रिवोल्ट, वो इसीलिए मिला क्योंकि ब्रिटिशर्स इनक्रोच्ड इनटू द लाइफस्टाइल ऑफ ट्राइबल्स विच दे डू नॉट टॉलरेट इन जनरल। इसके अलावा मैंडेटरी शेड्यूल ट्राइब रिप्रेजेंटेशन, तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होंगे इन 5th शेड्यूल एरियाज में, वहां पे 50% सीटें रिजर्व होंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे एंड ग्राम पंचायत लेवल पे। 50% सीट्स विल बी रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। At least 50% of panchayati seats must be reserved for scheduled tribes area, scheduled tribe people in these पंचायती इंस्टीट्यूशंस ऑफ शेड्यूल एरियाज। ये नियम है। तो आप कह सकते हैं, एकदम एक बार में एक लाइन में समराइज करूं तो भारत के ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरिया का कॉन्सेप्ट है फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ट्राइबल। 5th शेड्यूल में शेड्यूल एरिया का कॉन्सेप्ट है फॉर ट्राइबल्स ऑफ 10 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। शेड्यूल एरिया के अंदर जो ट्राइबल्स हैं उनके राइट्स थोड़े अलग हैं एज कंपैरिजन विद द ट्राइबल्स ऑफ ट्राइबल एरिया अंडर 6th शेड्यूल। अब शेड्यूल एरिया के अंतर्गत जो ट्राइबल्स हैं उनके ऊपर सीधा सीधा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, विच वॉज क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ 73rd अमेंडमेंट। इनके लिए अलग से कानून है पेसा, और पेसा की मदद से जो यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, ग्राम सभा वगैरह, उनके थोड़े से पावर नॉर्मल ग्राम सभा के मुकाबले ज़्यादा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो स्टेट लेवल पे कानून होगा इन शेड्यूल एरियाज में पंचायत को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो लोकल कस्टम्स को प्रोटेक्ट करेगा, और ट्राइबल्स को कम से कम 50% सीटें रिजर्व की जाएंगी इन द शेड्यूल एरियाज लोकल बॉडी। अब करंट न्यूज पे आ जाते हैं। आपको देख बताया मैंने कि जो कानून है पेसा वो 1996 में लाया गया था, तो इसके 30 साल पूरे हुए। 24 दिसंबर को इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1996 में। तो इट हैज नाउ इंटर्ड इनटू इट्स 30th ईयर। पेसा लॉ या पेसा कानून हैज इंटर्ड इनटू इट्स 30th ईयर, एंड दैट इज व्हाई मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सेलिब्रेटेड 2-day पेसा महोत्सव टू मार्क 30th एनिवर्सरी ऑफ दिस पेसा 1996 पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। वही पेसा महोत्सव का ये इमेज है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ पेसा इन स्ट्रेंथनिंग ग्रासरूट डेमोक्रेसी इन ट्राइबल एरियाज, हाईलाइट द चैलेंजेस इन इट्स इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो करंट न्यूज ये है कि इसरो ने एक कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है इन लो अर्थ ऑर्बिट, जिसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। दिस सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड बाय इसरोज हेवीएस्ट रॉकेट या लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M6 व्हीकल। इसका निक नेम है बाहुबली, क्योंकि ये इसरो का सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है या रॉकेट है। LVM मार्क 3 M6, निकनेम बाहुबली। और इस LVM मार्क 3 के मदद से ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कॉमर्शियल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है इन लो अर्थ ऑर्बिट फ्रॉम श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, जहां पे इसरो का लॉन्च साइट है। ये लॉन्च के मदद से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 के लॉन्च के साथ ही 2 माइलस्टोन्स अचीव हुए इसरो के लिए। पहला, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 has become the largest commercial communication satellite in low earth orbit। तो लो अर्थ ऑर्बिट में सबसे बड़ा कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जिसको लॉन्च किया है इसरो ने। तो इट इज अ माइलस्टोन फॉर इसरो। लो अर्थ ऑर्बिट का सबसे भारी, सबसे बड़ा कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया इसरो ने। दूसरा, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 weighing 6,100 किलोग्राम is the heaviest सैटेलाइट या पेलोड टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम इंडियन सॉइल। तो अभी तक जितने भी हमने सैटेलाइट लॉन्च किए, पेलोड लॉन्च किया, उसमें सबसे भारी ये सैटेलाइट है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो लॉन्च किया है इसरो ने, इट इज अ कॉमर्शियल लॉन्च।
इसरो ने ये सैटेलाइट लॉन्च किया है फॉर अ यूएस बेस्ड कंपनी जिसका नाम है AST स्पेस मोबाइल। इस सैटेलाइट की मदद से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 की मदद से मोबाइल कनेक्टिविटी फैसिलिटीज 4G एंड 5G वॉइस एंड वीडियो कॉल, टेक्स्ट स्ट्रीमिंग एंड डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करेगी ये कंपनी AST स्पेस मोबाइल, जो अमेरिका की कंपनी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका की कंपनी के लिए सैटेलाइट भारत की स्पेस एजेंसी क्यों लॉन्च कर रही है इसरो? तो जवाब ये है कि इसरो ने अपने कई सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को कॉमर्शियलाइज किया हुआ है ताकि अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर पाए, जिस रेवेन्यू का इस्तेमाल करे वो फ्यूचर में और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए। तो दैट इज द कॉमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ इसरो। इसरो ने इसी गोल को अचीव करने के लिए एक अलग से एजेंसी बनाई हुई है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। इट इज अ कॉमर्शियल विंग ऑफ इसरो, जिसका काम है कि इसरो की जो भी स्पेस कैपेसिटीज हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, उसका वो मार्केट करे, उसके लिए वो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स लेकर के आए। तो दुनिया की कोई भी, मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई स्पेस एजेंसी है, उसको अगर अपना कोई सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करवाना है तो इसरो उसके लिए सैटेलाइट लॉन्च कर देता है, उसके बदले में इसरो को कुछ रेवेन्यू मिलता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इसरो के लिए ले आता है NSIL। सो NSIL, दैट इज व्हाई इट्स कॉमर्शियल विंग ऑफ इसरो। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग इसरोज स्पेस कैपेसिटीज एंड जनरेटिंग रेवेन्यू। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सुबनसिरी। Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, especially with respect to infrastructure. सुबनसिरी रिवर की बात की जाए तो इट ओरिजिनेट्स इन तिब्बत एंड इट इज राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। In fact, it is largest tributary of Brahmaputra river सुबनसिरी। सुबनसिरी रिवर के ऊपर एक मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लाया जा रहा है जिसका नाम है सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सुबनसिरी LEP। This Subansiri LEP will become India's largest hydro power project once it is completed, क्योंकि इसके अंदर 8 यूनिट्स होंगे और हर यूनिट से 250 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। यानी कि टोटल ये जो सुबनसिरी LEP है, सुबनसिरी लो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उसकी टोटल कैपेसिटी है 2000 मेगावाट। सुबनसिरी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेगी NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। सुबनसिरी प्रोजेक्ट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ लखीमपुर रीजन। सुबनसिरी LEP इज डिजाइंड एज रन ऑफ रिवर स्कीम। अब ये रन ऑफ रिवर स्कीम क्या है वो समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक नदी आ रही है, उस नदी के थोड़े से पानी को डाइवर्ट करके अगर हम लोग उसकी मदद से टरबाइन को रोटेट करें और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, तो इस तरीके के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को कहा जाता है रन ऑफ द रिवर स्कीम, जिसमें कोई मैसिव डैम नहीं बनाया गया, रिजर्वायर नहीं बनाया गया जहां पे पानी को होल्ड कर रहे हैं और फिर पानी को अलाउ कर रहे हैं टू फॉल डाउन अंडर ग्रेविटी और उसकी मदद से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं करते। अगर कोई मैसिव डैम बनाया जाए, पानी को स्टोर किया जाए रिजर्वायर में और फिर पानी को फॉल कराने दिया जाए अंडर ग्रेविटी फोर्स और उसकी मदद से टरबाइन को रोटेट किया जाए, तो उस तरीके के प्रोजेक्ट को कहा जाता है ग्रेविटी डैम प्रोजेक्ट। और जहां पे पानी को रोका नहीं जाता, पानी के फ्लो से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उसको कहा जाता है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। सुबनसिरी हैज बीन ऑफिशियली क्लासिफाइड एज रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। ध्यान से सुनिएगा ये बात को। लेकिन सुबनसिरी में कई सारे डैम्स भी कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। ऑफिशियली सरकार ने इसको कैटेगराइज किया है एज रन ऑफ रिवर स्कीम प्रोजेक्ट, बट इसमें कई सारे ग्रेविटी डैम भी हैं, इसमें कुछ रिजर्वायर्स भी हैं और यही कारण है कि सुबनसिरी को लेकर के खूब सारा प्रोटेस्ट भी होता रहता है, क्रिटिसिज्म भी होता रहता है बाय द एनवायरमेंटलिस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पॉसिबल एनवायरमेंटल एंड सिस्मिक कंसर्न्स। लेकिन ऑफिशियली इसको कैटेगराइज किया गया है एज रन ऑफ द रिवर स्कीम। करंट न्यूज ये है कि ये जो 8 यूनिट्स हैं सुबनसिरी LEP के लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के, उसमें से दूसरा यूनिट को ऑपरेशनलाइज कर दिया गया। द कॉमर्शियल ऑपरेशन ऑफ यूनिट 2 हैज स्टार्टेड।
इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट गुड गवर्नेंस डे. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है. आज का दिन 25 दिसंबर हमारे देश में गुड गवर्नेंस डे की तरह भी सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज इट इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी. गुड गवर्नेंस डे के उपलक्ष्य पे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन ने पब्लिश करना शुरू किया गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जिसमें हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के अंदर गवर्नेंस कितना बढ़िया है उसके बेसिस पर उनको रैंकिंग दी जाती है. ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स लेकिन पिछले 2-3 सालों से पब्लिश हुआ नहीं है. लास्ट टाइम इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 2021. टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं. प्रिजन से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि प्रिजन एंड इट्स मैनेजमेंट इज इन स्टेट लिस्ट. लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया इन लास्ट ईयर वाज गुजरात. माविन मिशन में दूसरा स्टेटमेंट गलत है, वो उसकी सरफेस जियोलॉजी के लिए नहीं है, एटमॉस्फेयर के लिए है, मार्स के. यहाँ पे तो सीधा जवाब होगा विनोद कुमार शुक्ला जी. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.